हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रियम्बल के 5 क्वेश्चन देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा पहला बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या थी 26 जनवरी 1950 को? ऑप्शन ए सोवर्न, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी रिपब्लिक या ऑप्शन डी ऑल। तो हमको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन ऑल होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें तो लिखी थी, सोवर्न, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसके साथ साथ सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर वर्ड नहीं लिखे गए थे, जो कि बाद में हमारे जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड बाई। तो ही बताया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेकुलर तो जोड़ा ही था, इसके साथ साथ इंटीग्रिटी भी जोड़ दिया था और सोशलिस्ट भी जोड़ा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आइडियल्स की बात करी जाए तो वो SSDR है, मतलब सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवर्न, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और एस्पिरेशंस की बात करी जाए तो वो हो जाएगा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन नहीं था? बाबा साहब अम्बेडकर, के मुंशी, सुब्रमण्यम अय्यर या फिर गांधी जी। तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी नहीं थे मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके साथ आप ये भी लिख दीजिए, गांधी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर नहीं थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर नहीं थे। जिन्ना जो था वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके 7 मेंबर थे, बाबा साहब, के मुंशी साहब, सुब्रमण्यम अय्यर साहब, इसके अलावा 4 लोग और थे। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ रखनी है, अगर ड्राफ्टिंग कमेटी होगी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आएंगे बाबा साहब। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्ट यूनियन कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो ड्राफ्ट यूनियन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, NEHRU नेहरू जी। कौन से? जूनियर नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू में लिखते रहो। वो ड्राफ्ट यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द वर्ड सेकुलर एंड द सोशलिस्ट हैव बीन इन प्रियम्बल सिंस इट इंसेप्शन। मतलब जो प्रियम्बल शब्द है वो इंटीग्रल था, इंटीग्रल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और दूसरा बोल रहा है कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रियम्बल में हमेशा से थे। तो यार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसों में बोला था। एक केस था उसका नाम था LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और दूसरा केस था उसका नाम था केशवानंद भारती केस। बेरूबारी केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और अगर इसको ड्रॉप कर भी दिया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 केस आए। पहला था केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल पार्ट है, और लेकिन ये किसी भी लॉ को इन्फोर्स कराने में लीगली बाइंड नहीं होगा। LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये किसी भी बाइंड नहीं होगा लॉ को इन्फोर्स कराने में। अच्छा जी, अगला, और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स जो हैं ये हमारे प्रियम्बल में शुरुआत में नहीं थे, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। सोशलिज्म मीन्स, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, लिक्विडिफिकेशन ऑफ बोर्जुइस, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास। ये बोर्जुइस जो है ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआ। अगला है हमारा रिमूवल ऑफ अ पीजेंट्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो इसका सही आंसर होगा ए। 3 तरह की हमारी इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो लेबर फ्री इकोनॉमी होती है, जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ अ लेबर जो होता है वो अलाउ होता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इकोनॉमिक मॉडल को, मार्केट को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मार्केट में क्या चीज़ का फ्लो होगा और किस चीज़ का फ्लो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, वही होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पता है 1956 में आया था। 46 अब ऑप्शन ये बोल रहा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ का सब्सटीट्यूट बाई लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब 3 की बात हो रही है, थॉट एक्सप्रेशन और बिलीफ, और ये 3 से बढ़ के 5 हो गई थी। अगला हमारा ऑप्शन ये बोल रहा है एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन वाज सब्सटीट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। तो देखो यार, पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, ये ऑलरेडी ही हमारी 5 चीज़ें ऐड थी, ऑलरेडी पहले से ही थी।
इसमें कोई सुधार नहीं किया था। दूसरा वाला सही है, यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ दिया गया था। पहले ही बता चुका हूँ, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर हैं, जो कि CDS में, NDA में, UPSC CAPF, UPSC सिविल सर्विसेज, इन सभी में आ चुके हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। Which of the following word was not incorporated into preamble to constitution by 42 constitution amendment act? मतलब कौन सा शब्द इसमें से जोड़ा नहीं गया था? तो पहला है सोशलिस्ट, फिर दूसरा है सेकुलर, फिर तीसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और चौथा है डिग्निटी। तो अभी बता चुका हूँ, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, लेकिन डिग्निटी नहीं जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रियम्बल इज करेक्ट? प्रियम्बल को लेकर कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, किसकी इक्वालिटी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। अगला हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन वाज नॉट देयर इन प्रियम्बल सिंस बिगिनिंग। इक्वालिटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो थी ये शुरुआत से नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रिटी हमको पता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जुड़ी गई, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी ये दोनों चीज़ें मेंशन है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे होंगे? करेक्ट होंगे, बोथ आर करेक्ट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी जो है वो दो तरह से हम लोग मेंशन, इक्वालिटी लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वायलेंस के थ्रू इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं या फिर पीस के थ्रू। इंडिया ने जो पीस का रास्ता चुना, और इंडिया ने जो इक्वालिटी का रास्ता चुना वो थ्रू पीस था, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई डेमोक्रेटिक मीन्स। जबकि वायलेंस का रास्ता जो था वो चाइना और रशिया ने चुना, जहाँ पर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ इक्वालिटी पाने के लिए। इसमें क्या था? इक्वालिटी कैन बी अचीव थ्रू बैरल्स ऑफ अ गन। इक्वालिटी को आप बैरल्स ऑफ अ गन के थ्रू अचीव कर सकते हो। ये जो रास्ता था इक्वालिटी का, ये जो वायलेंस का था, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। और उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, एक बोर्जुआ क्लास का और एक आम आदमी का, जिसमें उन्होंने बोला था कि बोर्जुआ क्लास जो है उसके पास अनलिमिटेड वेल्थ है, जो कि आम आदमी के जो इंटरेस्ट है उनसे कन्फ्लिक्ट करेगा। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एक ब्लडी कन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें जो हमारे कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास जो है, इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो इर्रिकंसिएबल डिफरेंस है। मतलब इनके बीच के जो डिफरेंस है उनको आप सुधार नहीं सकते हो, इसलिए इन दोनों के बीच में जो युद्ध है वो होकर ही रहेगा। सिंस जो वर्कर क्लास है वो संख्या में ज़्यादा है, इसलिए वर्कर क्लास जो है वो बोर्जुइस क्लास या फिर कैपिटलिस्ट क्लास को हटा देगी, और अल्टीमेटली जो इक्वालिटी है वो स्टेब्लिश हो जाएगी। तो वायलेंस की बात करते थे कार्ल मार्क्स, जो कि चाइना और रशिया में फॉलो हुआ। इंडिया में क्या था? डेमोक्रेटिक मीन्स होगा, जिससे पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा और इक्वालिटी जो है वो इंश्योर हो पाएगी। ये इन दोनों इंडिया और रशिया के मॉडल में बेसिक डिफरेंस था। प्रेम्बल के अगले क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।